Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create JRF folder. So friend, today's topic economic order quantity. तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आज उसी की सेकंड क्लास है हमारे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। तो उसी से रिलेटेड आज आपकी सेकंड क्लास है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसका मीनिंग क्या है। देन हमने कुछ बेनिफिट देखे कि क्या क्या बेनिफिट आपके इन्वेंट्री को मैनेज करने के। देन हमने कुछ वैल्यूएशन मेथड देखे या फिर बोल लो अकाउंटिंग मेथड देखे जिसके बेस पे आप क्या करोगे, अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे। उसके अंदर कौन कौन से मेथड थे आपके, फाइफो, लाइफो एंड आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। और आज की जो क्लास है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेन पर्पज क्या आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं? मेन पर्पज है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, कल हमने तब बेनिफिट किया था, वहां पर भी हमने देखा था ना कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका एक बेनिफिट क्या है कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वहीं पर तब हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो उस केस में हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए कि हमारी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए। इसलिए तो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट वैसे भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा कौन सा मेथड है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकाल कर बताएगा कि कितनी मिनिमम कॉस्ट आपको क्या करनी है, ऑर्डर करनी है, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, तब बात करते हैं कि तब आप क्या करते हो, इन्वेंट्री को परचेज करते हो अपने सप्लायर से। वहां पर आपकी कहाँ क्या होगी, कॉस्ट इंक्लूड होगी। अगर मैं बात करूं तो एक बार सोच के देखो, आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, अपने सप्लायर को। और आपके सप्लायर ने आपके गोडाउन में या फिर आपकी फैक्ट्री में क्या किया, उस सामान को ट्रांसफर किया। तो इस केस में कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व होगी, इस कॉस्ट में कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जैसे सबसे पहले तो क्या होगा, फैक्ट्री ऑर्डर देगी सप्लायर को। फैक्ट्री क्या देगी, ऑर्डर प्लेस करेगी सप्लायर को। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा, यस या नो। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वाले हैं आपकी कोई ना कोई तो कॉस्ट आएगी यहाँ पर। बात क्लियर। देन सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर को आपके पास क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब जो उसने ऑर्डर ट्रांसफर किया है वहां भी कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्लूड होगी, क्योंकि आपको रिक्शा कुछ तो करनी पड़ेगी ना उस ऑर्डर को ट्रांसफर करने के लिए। तो वहां पे भी क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। बात क्लियर हुई। तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऑर्डर कॉस्ट है। और ये मैटर नहीं करता कि आपने एक बार में 100 यूनिट मंगवाई, आपने एक बार में 200 यूनिट मंगवाई या फिर आपने एक बार में 300 यूनिट मंगवाई। इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। आप एक बार में जितनी भी यूनिट मंगवाओगे, हम क्या मान के चलते हैं, और इसकी अजम्पशन भी है ये कि आप एक बार में कितनी भी यूनिट क्या करो, परचेज करो, आपका ऑर्डर क्या, आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ऑर्डर कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। पर ऑर्डर जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी 100,000 कितनी भी मंगवा लो, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो अब माइंड में ये आएगा आप लोगों के कि इससे अच्छा क्या है, हम एक ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, बेस्ट है। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात मान ली। तो तब हम क्या करेंगे, एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उस केस में सारी क्वांटिटी क्या होगी, जितना भी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या कर लेंगे, सारा ऑर्डर प्लेस कर लेंगे अपने सप्लायर से। और ये सारा कहाँ होगा, हमारे गोडाउन में होगा। ठीक है, तो गोडाउन में क्या है, हमारा सारा मटेरियल स्टोर है। अब यहां पर भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात, आपने इतनी ज्यादा क्वांटिटी एक बार में ही ऑर्डर कर ली, तो हो सकता है आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है वो एनफ ना हो, और या फिर हो सकता है आपने रेंट पे ले रखा हो। तो आपको ज्यादा क्या लेना पड़ेगा, एरिया रेंट पे लेना पड़ेगा। तो उससे आपकी जो रेंट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यस या नो। और सिंपल सी बात है, अगर आप रॉ मटेरियल को अपने पास रखोगे, उसका इंश्योरेंस सब करवा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क किस चीज का, आपका फायर का, थेफ्ट का, यहाँ पे क्या है, ये रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपको इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्लियर हो रही है पॉइंट। उसके बाद और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी आपकी, और कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, अगर मान लो आपने इतनी क्वांटिटी एक बार में ही ऑर्डर कर ली, तो वहां पे आउटडेटेड होने के चांस ज्यादा है, मटेरियल आपका खराब हो सकता है। ये चीज क्लियर। तो ये क्या आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या करने की, उस ऑर्डर को जो आपने एक बार में ही सारा ऑर्डर प्लेस कर लिया अपने सप्लायर से, उस ऑर्डर को अपने पास रखने की। तो अब आपके माइंड में आएगा, ठीक है, हमने अपनी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो तो हमने क्या कर दी, कम कर दी। बट हमने जो हमारी रखने की कॉस्ट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट, वो क्या कर दी, अपनी इंक्रीज कर दी। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब हमें जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इसी चीज का आंसर देगा कि आपको कितना ऑर्डर एक बार में करना चाहिए कि आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो भी कम हो जाए और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो, कम हो। ठीक है, जो आपका जो मिनिमम कॉस्ट कहां पर आएगी,
वही आपका क्या आंसर देगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देगा। तो एक बात देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जितने ज्यादा आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन वहीं पे आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, मान लो ये आपकी ऑर्डर और ऑर्डर कॉस्ट, जितना आप ऑर्डर प्लेस करोगे एक ऑर्डर तो कॉस्ट ज्यादा, जैसे आप ऑर्डर इंक्रीज करते जाओगे कॉस्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। वही अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो कैरिंग कॉस्ट में इनवर्स है, अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, अगर आप ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस केस में क्या, कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। और जहां पर अपोजिट होगा, कहीं ना कहीं ये दोनों कॉस्ट, आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है या फिर आपकी जो आपकी होल्ड कौन सी कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जहां पर ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यही आपके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ये आंसर देता है कि आपको जो ऑर्डर है वो कब प्लेस करना है, कब ऑर्डर आपको क्या करना है, मंगवाना है अपनी फर्म में, क्या ऑप्टिमम लेवल होगा ऑर्डर का एक बार में क्या करने का, प्लेस करने का, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर आपकी ऑर्डर कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट हो वो क्या हो, ऑप्टिमम लेवल पे होंगी। ऑप्टिमम लेवल मतलब क्या, मिनिमम होंगी जहां पे, ठीक है ना, या फिर हम कह ले इक्वल के नजदीक होंगी। वहीं पर आप क्या करोगे, उतनी ही क्वांटिटी आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, उतनी ही क्वांटिटी का आप ऑर्डर क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे मैंने जो डायग्राम है उसमें क्या कर रखी है, शो कर रखी है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो सेम चीज यहाँ पे डायग्राम में रिफ्लेक्ट कर रखी है। तो देखो आपकी क्या है, ऑर्डर कॉस्ट है, या आपकी क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। जहां पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया वही आपके लिए क्या है, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या है कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल करने का, और जो कब से यूज हो रहा है, 1900 से पहले ही क्या करते आ रहे हैं, इसको हम यूज करते आ रहे हैं। बात क्लियर। और आपको ये बताता कितनी आपको अमाउंट क्या करनी, स्पेंड करनी, किसके ऊपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो यहीं पर अगर मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जहां पर हमारी जो ऑर्डर कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है दोनों क्या है, इक्वल है, या फिर हम कह लो ऑप्टिमम है, वहीं पर हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। क्योंकि जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या होंगी, इक्वल होंगी, या फिर जो ऑप्टिमम होंगी इस लेवल पर, वहीं पर हमारा क्या निकलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा। तो फॉर्मूला यहाँ से कैसे ड्राइव होगा, तो देखो मैंने क्या बोला, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है दोनों क्या है, जहां पर भी इक्वल है, जहां पर भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर निकल जाएगा। तो अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपकी एनुअल डिमांड कितनी है, कितना आप एनुअली आपको रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट आपको चाहिए टोटल प्रोडक्शन के लिए, देन डिवाइडेड बाय एक बार में आप कितनी क्वांटिटी प्लेस करते हो। अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ, किसके साथ, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के साथ, कि पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है, उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है उस पूरे उसकी, तो वो नहीं निकलाएगा। यस या नो, सोच के देखो। मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है मान लो 9000 यूनिट की, बात क्लियर। देन आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर, वो मैं एज्यूम करती हूँ ₹15। और आपने जो एक बार में ऑर्डर प्लेस किया, फॉर एग्जांपल लेट से आपने एक बार में प्लेस किए 1000 यूनिट, ठीक है, आपने एक बार में कितने ऑर्डर प्लेस किया, 1000 यूनिट। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एनुअल रिक्वायरमेंट 9000, एक बार में ऑर्डर कितनी क्वांटिटी आपने मंगवाई, 1000 क्वांटिटी एक बार में प्लेस किया आपने, मल्टीप्लाई पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 15,000 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा कि आपको टोटल 9 बार क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप पर ऑर्डर कॉस्ट के साथ, तो आपको टोटल 9 ऑर्डर की कॉस्ट नहीं निकल आएगी, यहाँ पे निकल आएगी नहीं निकल आएगी, बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, देन ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारी कैरिंग कॉस्ट। अब यहीं से कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, बट एक बात याद रखना, यहाँ पे जो कैरिंग कॉस्ट निकलती हो आप हरदम एवरेज बेस पे निकालते हो। एवरेज बेस पे क्यों निकालते हो, ये समझो। यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपने कितनी क्वांटिटी प्लेस की, एक बार में 1000 क्वांटिटी प्लेस की, तो यहीं पर अगर मान लो मैंने जो भी मेरा पर्टिकुलर पीरियड था, एक 1000 क्वांटिटी मैंने क्या की, ऑर्डर की, तो जो 1000 क्वांटिटी है वो पर्टिकुलर पीरियड में मैंने, जो डे फर्स्ट होगा उस दिन तो मेरी 1000 क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेजुअली ये क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएंगी, और जो एंड डे होगा, जो उस पर्टिकुलर पीरियड का एंड डे होगा, उस वक्त एक क्वांटिटी कितनी होंगी, 0 होंगी। यस या नो, तो इसका मतलब जो कैरी करने की कॉस्ट है वो 1000 क्वांटिटी पे तो आएगी नहीं। अब वो कितनी क्वांटिटी पे निकालेंगे हम लोग, वो हम निकालेंगे एवरेज क्वांटिटी पे, एक एवरेज क्वांटिटी निकालेंगे कि एवरेज वो जो रॉ मटेरियल है, फिर वो इन्वेंट्री है, वो कितने टाइम तक मेरे पास गोडाउन में रही। तो एवरेज
क्वांटिटी निकाल लूंगी यहाँ से मैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैंने एवरेज क्वांटिटी क्यों निकाला। तो यहाँ पे आपकी एवरेज क्वांटिटी निकलेगी कैसे, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपको क्या निकालनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो आपकी होती है वो किसके हिसाब से होती है, पर यूनिट के हिसाब से होती है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, तो आपकी क्या निकलेगी यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट निकलेगी। और ये दोनों इक्वल होंगे, वहीं पर मेरा क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा, मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलेगा आपका यहाँ पे। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं इसकी, तो क्या आएगा आपका, 2 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 आपकी एनुअल डिमांड, मान लो मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल ओ से। ठीक है, देन आपका क्यू इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू क्यू स्क्वायर आपका, देन मल्टीप्लाई पे क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जिसको मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इसको सी से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया अपनी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स के साथ। तो यहां तक क्लियर आप लोगों को। ठीक है, अब मैं अगर सी को यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा मेरा, 2AO डिवाइड बाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यस या नो। और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, मान स्क्वायर है तो इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे अंडर रूट कर दूं। इट इज योर फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही तो आपका क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो पता लगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। सेम बात अगर आपको याद हो, जो हमने कैश मैनेजमेंट बॉमल मॉडल में करा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका बॉमल मॉडल है वो किसके ऊपर बेस है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ही क्या आपका बेस है। ठीक है, तो आपको क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखते हैं अपने किसका, अब हम पढ़ते हैं, बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या निकला यहाँ पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, तो क्या आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आपका एक मॉडल है जो हेल्प करता है ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर करने में, और जिससे आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो भी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो मॉडल है, यूज होता है क्या करने में, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में, और जहां पर आपकी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। और सेकंड क्या है, बैलेंस करके चलता है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, और सेकंड क्या आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों के बीच में। पॉइंट क्लियर। देन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, और क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर को रिड्यूस कर देता है, और साथ में आपका जो एक्सेसिव इन्वेंट्री लेवल है उसको भी अवॉइड करके चलता है आपका क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका एक क्रिटिकल कंसेप्ट है जो इन्वेंट्री को मैनेज करके चलता है। ये आपको आइडल क्वांटिटी बताता है आपको, या फिर कह लो कंपनी को एक आइडल क्वांटिटी बताता है कि कंपनी की जो डिमांड है वो क्या होती रहे, फुलफिल होती रहे। ठीक है, जो कंपनी की डिमांड है उसको कंपनी अपनी डिमांड को क्या करती रही, पूरा करती रही टाइम टू टाइम जितनी उसकी डिमांड है, और साथ में मिनिमाइज कर सके अपनी वेरियस कॉस्ट को। कौन कौन सी कॉस्ट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगी, शॉर्टेज कॉस्ट होगी अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हो सकता है आपका जो कस्टमर हो किसी और के पास चला जाए। क्लियर यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आपको जो इसका, और इसके कारण क्या होगा, आपकी फर्म की गुडविल भी तो डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो हुई ना शॉर्टेज कॉस्ट, किसकी, रॉ मटेरियल के कम होने की या फिर इन्वेंट्री के कम होने की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, आपका एक ऑप्टिमम लेवल ही तो है एक क्वांटिटी का, जो क्या करना है, ऑर्डर करना है, और साथ में क्या करना है, जो उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, उसको क्या करना, कम करना। तो इसका मेन एम क्या है, बैलेंस करके चला, किसके बीच में, कैरिंग कॉस्ट, या फिर से वही सेम रिपीट, और किसके बीच में, आपका ऑर्डर कॉस्ट के बीच में। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो ईओक्यू किसने डेवलप किया था, आपका फोर्ड डब्ल्यू हैरिस ने डेवलप किया था, 1913 में डेवलप किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर क्या होता रहा, चेंज होते रहे। देन इट रिमेन अ फंडामेंटल मॉडल, तो फिर भी क्या एक फंडामेंटल मॉडल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इसकी कुछ एजम्पशन है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है लेके चलता है, वो क्या है, क्या कुछ डिमांड है ना वो कांस्टेंट रहेगी, डिमांड सर्टेन रहेगी, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा, डिमांड अनसर्टेन नहीं होगी, ये मान के चलता है। ठीक है, जितना आपने एज्यूम कर लिया कि एनुअल रिक्वायरमेंट में 9000 यूनिट की है तो 9000 ही रहेगी, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, ये एज्यूम करना पड़ेगा, तब आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आप कितने ही ऑर्डर प्लेस कर लो, एक बार में कितनी ही क्वांटिटी मंगवा लो, आप एक बार में एक क्वांटिटी को ऑर्डर करो, या आप एक बार में कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी को ऑर्डर करो, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये बोल के चलता है कौन, आपका ईओक्यू मॉडल। ठीक है, देन क्या है, आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, वो भी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, वो भी पर ऑर्डर आपकी जो स्टोरिंग कॉस्ट वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या है, नो क्वांटिटी डिस्काउंट, कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, सेम बात।
अगर आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करो या फिर बल्क में क्वांटिटी परचेज ना करो, आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ये पॉइंट क्लियर? इसलिए इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन भी है। अब मैं अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो इसकी लिमिटेशन क्या होंगी आपकी? इसकी लिमिटेशन यही होंगी कि जो आपका ये मॉडल है, ईओक्यू मॉडल है, वो एज्यूम करके चलता है कि आपकी डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, बट रियल लाइफ सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। जो आपकी डिमांड हो क्या होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, उसके कारण आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। बात क्लियर? और जो आपका ईओक्यू मॉडल है वो क्या करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा उस सिनेरियो में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होगा ना कि आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट होगी, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। और ईओक्यू मॉडल क्या बोलता है कि ये चीज क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो ईओक्यू मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पॉइंट क्लियर? यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो फॉर्मूला है वो अलाउ करता है कंपनी को डिटरमाइन करे क्या, एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या करने के लिए, अपनी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने के लिए। By finding this balance, business can ensure that they maintain the adequate inventory level to meet customer demand without incurring unnecessary holding or order related expense. However, it is essential to consider the model assumption and limitation when applying the real world inventory. तो सिंपल सी बात ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपको यूज करना है, आपको एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लानी कितनी आपके लिए आइडल क्वांटिटी होंगी, एक बार में क्या करना, ऑर्डर करना। तो उसके लिए आपको जिसकी अजम्पशन है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड में। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको सर्टेन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पे। तो अब करते हैं हम इसका एक क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं हम यहीं से जहां से हमने इसका फॉर्मूला क्या किया है, ड्राइव किया है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो और अच्छे से क्लियर हो। तो देखो क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ है कि आपको मान लो एनुअल रिक्वायरमेंट हम वही लेते हैं सेम जो हमारी पहले ली थी हमने 9000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लेते हैं पर ऑर्डर, क्या लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मेरे पर ऑर्डर है वो क्या है, ₹15, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो दे रखी है लेट से ₹3। तो सिंपल सी बात है, क्या निकालो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो। तो कैसे निकलेगा, क्या क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, कैरिंग कॉस्ट। और फॉर्मूला आपको पता कैसे आया है, जहां पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, फिर ऑप्टिमम होते हैं, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, उससे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हमारा 2 इंटू 9000 मल्टीप्लाई आपका क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। तब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से यह आएगा आपका 2,70,000 डिवाइड बाई 3 देन अंडर रूट। ठीक है, इसको कट कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90,000। अंडर रूट क्या आएगा इसका, 300। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, 300। आपको एक बार में क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, 300 क्वांटिटी का। तो एक बात यहां से याद रखना, जो इंटरनेट वाले हैं ना, वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे वो। ठीक है, तो इस केस में अगर ये पूछ रखा हो कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे वो पूरे साल के अंदर, पूरे एनुअल डिमांड को, रिक्वायरमेंट को पूरी एनुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आप कैसे निकालोगे, देखो 9000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, एक बार में कितने यूनिट मंगवाएंगे, 300। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर कितने हुए, 30। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर यहाँ पे कितने हुए, 30 ऑर्डर क्या करेंगे वो लोग प्लेस करेंगे। अगर आपकी क्या है, 300 आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या निकली, 300, और ऑर्डर कितने निकले आपके, 30। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो यह कंसेप्ट था आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी को यूज करते हुए, एग्जांपल को यूज करते हुए हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, जहां से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे पहला कि अगर मान लो आपने 300 यूनिट मंगवा तो ली, अब आप दोबारा से रीऑर्डर कब करोगे, ये भी तो डिसीजन लेना जरूरी है ना। आपने एक बार में ऑर्डर प्लेस कर लिया और 300 यूनिट मंगवा ली, जैसे ही वो 300 यूनिट खत्म हो जाएंगी तो आप दूसरा ऑर्डर कब प्लेस करोगे, कब बेस्ट रहेगा कंपनी के लिए क्या करना, रीऑर्डर करना दोबारा से, किसको, क्वांटिटी को। तो उसको देखते हैं वो फॉर्मूला आपका कैसे ड्राइव होगा। अभी हमने निकाला अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, और मेरे कितना निकला था, वो 300 निकला था, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रही हूं कि अगर दोबारा से रीऑर्डर करना हो तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी क्या करेगी, रीऑर्डर करेगी, किसको, अपनी क्वांटिटी को। तो कैसे फाइंड आउट होगा वो, ये डिपेंड होगा कुछ सिचुएशन पे। सिचुएशन क्या है, ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो कितना मिनिमम यूज कर रही है, किसका, अपने रॉ मटेरियल का, कितना रॉ मटेरियल उसका एक दिन में यूज हो जाता है, या फिर कितना टाइम लगता है उसका ऑर्डर प्लेस करने में। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रीऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या, अगर वो रीऑर्डर करती है क्वांटिटी को तो कितना टाइम लगता है उसके पास सप्लायर से रॉ मटेरियल आने में।
सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कितना यूज करती है कंपनी रॉ मटेरियल को क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लेती है कंपनी। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन होंगी तो हमारे पास से क्या निकलेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी निकलाएगा। और रीऑर्डर क्वांटिटी हम क्यों करते हैं कि हम सेफ साइड लेके चले हैं। कैसे, तो आप 300 यूनिट क्या कर चुके हो, प्लेस कर चुके हो ना, तो आप ग्रेजुअली तब आपने 300 यूनिट मंगवाई तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ये आपकी कम हो जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी बिल्कुल। तो एक कंपनी, एक फर्म क्या चाहेगी कि ये जो रॉ मटेरियल है वो जीरो आए, उससे पहले वो क्या कर दे, रीऑर्डर कर दे, और उसकी क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल हो। सब चाहेंगे ना, चाहेंगे ये, ठीक है, कि उसका स्टॉक जीरो होने से पहले उसके पास न्यू स्टॉक आ जाए। तो अब ये लेवल कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया दो फैक्टर का होना जरूरी है आपके पास, क्या, आपका टाइम और कितनी यूजेज है, कितना यूज कर रहे हैं किसका, रॉ मटेरियल का एक दिन के अंदर। अब टाइम की बात करें तो फर्म वाला कहता है कि सर कभी तो सामान 3 दिन के अंदर आ जाता है, कभी 4 दिन लगते हैं, कभी कभी 5 दिन भी लगते हैं, बट ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर मेरा सामान मेरे पास आ जाता है। तो अब फिर कंफ्यूजन, भाई चार, कभी 3 दिन कह रहा है, कभी 4 दिन, कभी 5, और कह रहा है ऑलमोस्ट 4 दिन तो लगते ही हैं सामान आने में। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कितने दिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसने 3 टाइम बताए हमें, एक 3 दिन लगता है, कभी कभी 4 दिन, और कभी 5 दिन। तो हम मान लेते हैं ये हमारा मिनिमम डे है, उसने कहा कि नॉर्मली 4 दिन में आ जाता है, तो ये हमारा नॉर्मल पीरियड जिसमें हमारा टाइम, हमारा सामान हमारे पास आ जाता है, रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाता है, तो ये हम मैक्सिमम पीरियड मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप कार्ड से भी कोई सर्विस मंगवाते हो तो उस केस में क्या, जो आपको टाइम मेंशन होता है वहां पर कितने दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा, क्या है नॉर्मल टाइम। कभी कभी क्या होता है उस टाइम से पहले दे देते हैं डिलीवरी, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जो टाइम मेंशन होता है उसमें सॉरी लिख के क्या करेंगे, उस ऑर्डर को डिले कर देंगे, लिखा होता है ना वहां पे, तो क्या आपके लिए मैक्सिमम टाइम है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं यूजेस की, तो अगर हम पूछते फैक्ट्री मैनेजर से कि कितना यूज हो जाता है रॉ मटेरियल पर डे, तो उसने क्या बोला, तो वो क्या कहेगा कि ये डिपेंड है, हरदम जो यूजेज है रॉ मटेरियल का वो सिमिलर नहीं है, और नॉर्मल लाइफ में ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप जितना रॉ मटेरियल यूज डेली कर, आज किया आपने, कल भी सेम करोगे, नेक्स्ट डे भी सेम करोगे, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, बट कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे नॉर्मली मान लो फॉर एग्जांपल कि 12 ही यूनिट बननी है, उस 12 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, कभी कभी काम ना हो, डिमांड ना हो, तो उस वक्त क्या है, हम जो वर्कर उनसे कम यूनिट बनवाएंगे, तो उस वक्त में रॉ मटेरियल क्या लगेगा, कम लगेगा। और कभी कभी हो कि डिमांड ज्यादा आ जाए, तो उस वक्त जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और उस केस में रॉ मटेरियल की यूज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड है किसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू डिमांड के ऊपर। तो अगर उससे पूछा जाए कि ठीक है ये बताओ कि मिनिमम यूनिट कितनी लगती है आपके रॉ मटेरियल की, उसने बोला कि 7, नॉर्मली जो ये लगती है वो 12 लगती है, और मैक्सिमम 15 यूनिट लग जाती है किसकी, रॉ मटेरियल की। ये उसका जवाब था। तो इस केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम क्या निकालेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हर एक फैक्ट्री मैनेजर के पास मिलेगी आपको। बात क्लियर। तो अब यहाँ पे निकालना है कि आप रीऑर्डर कब करोगे, तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप सेफ लेके चलोगे, तो सेफ कब, आप हर चीज में मैक्सिमम लेके चलोगे कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, क्योंकि मान लो आपने नॉर्मल टाइम ले लिया और किसी दिन मैक्सिमम टाइम लग गया, तो आपका तो स्टॉक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि उसी वक्त आपके पास डिमांड ऑर्डर भी ज्यादा आ जाए, तो आपको सेफ लेके चलना है अपने आप को। इसलिए आप यहाँ पे नॉर्मल कंसीडर नहीं करोगे, क्या कंसीडर करोगे, मैक्सिमम कंसीडर करोगे, क्योंकि हो सकता है ना कि एकदम से डिमांड ज्यादा आ जाए, और आपने क्या नॉर्मल नॉर्मल क्या कर लिया, नॉर्मल यूजेस के अकॉर्डिंग क्या किया है, सामान को रीऑर्डर किया है, और नॉर्मल टाइम पीरियड के कंसीडर करके क्या किया है, सामान को ऑर्डर किया है, तो वहां पे तो आपके पास स्टॉक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, देन मैक्सिमम यूजेज कितनी किसकी, रॉ मटेरियल की। तो फॉर्मूला निकला है आपका बस, इसमें क्या था, मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूजेज ऑफ किसकी, आपकी रॉ मटेरियल की। तो ये क्या है, रीऑर्डर पॉइंट, तो 15 × 5 आपका 75। तो जैसे ही आपकी क्वांटिटी आप यूज करें अपनी क्वांटिटी को, और जैसे ही वो कहाँ आएंगी 75 पे आएंगी, आप क्या कर दोगे, रीऑर्डर प्लेस कर दोगे अपने सप्लायर के पास, उसको बोल दोगे कि भाई देखो 300 क्वांटिटी क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो फैक्ट्री में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। तो ऐसे निकलेगा कि आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ मिनिमम लेवल की, किसकी, मिनिमम लेवल, अगर आपको निकालना अपना क्या, मिनिमम स्टॉक, कि मिनिमम स्टॉक कितना रहता है आपके पास, तब आपके पास क्या होता है, आप दोबारा से रीऑर्डर प्लेस करते हो, तो उस वक्त आपके पास मिनिमम स्टॉक कितना है। तब आपने क्या की, क्वांटिटी रीऑर्डर की और वो क्वांटिटी आपके पास आई है, तब वो क्वांटिटी आपने रीऑर्डर की हुई क्वांटिटी आपके गोडाउन में आई है, उस वक्त जिस वक्त वो गोडाउन में आई है, उस वक्त आपके पास मिनिमम स्टॉक कितना अवेलेबल है गोडाउन में, वो निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकलेगा कि आपने ऑर्डर कब प्लेस किया, जब आपके पास कितनी क्वांटिटी लेफ्ट थी,
तो आपके लिए क्या है, रीऑर्डर लेवल। तो तब आपने रीऑर्डर किया, उस वक्त आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, 75। अब सिंपल सी बात है, तब ये ऑर्डर आएगा तो हो सकता है वो 3 दिन में आ जाए वो ऑर्डर, और डिमांड ना हो, सिर्फ 7 यूनिट लगे, या फिर नॉर्मली चांस क्या होंगे कि वो 4 दिन में वो ऑर्डर आ जाएगा, और क्या है 12 यूनिट क्या होंगी, यूज होंगी। या फिर ये रैंडमली ये चांस भी कि वो मैक्सिमम टाइम लगे उसको आने में, यस या नो। तो अब हमें ये देखना कि नॉर्मल मेरे पास मिनिमम स्टॉक कितना अवेलेबल रहता है, तब मेरे पास जो रीऑर्डर की हुई क्वांटिटी मेरे पास गोडाउन के बाहर पहुंचती है, उस वक्त मिनिमम स्टॉक कितना अवेलेबल रहेगा गोडाउन के अंदर। तो नॉर्मल यहाँ पे इस केस में सोच, इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, इस केस में हम लेके चलेंगे नॉर्मल टाइम पीरियड, क्योंकि मिनिमम कभी कभी होता है और मैक्सिमम कभी कभी होता है। नॉर्मल क्या रहता है, नॉर्मल स्टॉक मेरे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। नॉर्मल टाइम लगता है, नॉर्मल यूजेज रहती है किसकी, यूनिट की। तो इस केस में इसलिए हमने क्या लिया, नॉर्मल टाइम पीरियड। तो इसको क्या कर देंगे, रीऑर्डर लेवल जो मेरा है उसमें से माइनस कर दूंगी किसको, जो मेरे को टाइम लगा नॉर्मल आने में, और मल्टीप्लाई जो मेरे को यूज हुई यूनिट। तो अगर मेरे को 4 दिन लगते हैं और हर दिन 12 यूनिट यूज होते हैं, तो टोटल कितनी यूनिट यूज हुई, 48। तो इस केस में 27 यूनिट मिनिमम मेरे पास गोडाउन में रहती हैं, ठीक है। तब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो नया ऑर्डर है वो मेरे गोडाउन के बाहर आता है, उस वक्त 27 यूनिट मेरे पास मिनिमम कहाँ है, मेरे स्टॉक में अवेलेबल रहती हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी क्या हो कि 5 दिन लगे आने में सामान को, और 15 डिमांड भी ज्यादा हो, तो उस केस में क्या हो सकती है, वो और ज्यादा कम हो सकती है। बट ये क्या होगा, रैंडमली होगा, कभी कभी होगा, हरदम नहीं होगा ऐसे। तो इसलिए हम मिनिमम स्टॉक, जो मिनिमम स्टॉक है उसका लेवल किस पे निकालते हैं, अपना नॉर्मल टाइम पीरियड पे निकालते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर, ठीक है। देन अगर मैं निकालूं मैक्सिमम पेड की बात, कि मैक्सिमम कितना लेवल होना चाहिए आपके स्टॉक में, क्योंकि मैक्सिमम लेवल भी तो डिसाइड करना जरूरी है ना। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, आपको कॉस्ट क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। अगर आप अपना मैक्सिमम लेवल डिसाइड नहीं करोगे, तो आपको अब ये नहीं पता लगेगा कि आपके पास गोडाउन कितने अवेलेबल होने चाहिए, स्टोर हाउस कितना होना चाहिए, क्योंकि स्टोर हाउस की जो लिमिट होती है ना सामान को स्टोर करने की, और जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही बड़ा स्टोर हाउस है, फिर उतना ही स्पेस चाहिए क्या करने के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए। तो आपको मैक्सिमम लेवल निकालना जरूरी है या फिर नहीं है, खुद सोच के बताओ, जरूरी है ना कि आपके पास मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए। उसी से तो आप अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रीऑर्डर, तो मैंने रीऑर्डर किया था, मेरी वो 300 यूनिट थी, और मैं इसको रीऑर्डर कब किया था, तब मेरी 75 यूनिट हो गई थी, तो मैंने उस वक्त क्या कर दिया था, उसको रीऑर्डर कर दिया था, ठीक है। और एंड पे क्या हो गई थी, 0। यही इसी टाइम के बीच में कहीं ना कहीं सामान क्या हो गया था मेरा, आ गया था किसे, सप्लायर के पास, इसी टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, जहां पे हमने मिनिमम टाइम पीरियड कंसिडर किया था और मैक्सिमम टाइम पीरियड भी कंसिडर किया था। तो मैक्सिमम अगर मैं निकालती हूँ मैक्सिमम लेवल, तो उस केस में मैं क्या लेके चलूंगी, कि मेरे पास देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो सामान है ना वो कितने दिन में आ जाए, 3 दिन में ही आ जाए, और आपने एज्यूम करके चला था कि 4 दिन में आएगा सामान, और 12 यूनिट क्या और यूज हो रही है। लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन में ही सामान आ गया, और आपके पास स्टोर में जो स्टोर हाउस था उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो अब खुद बताओ, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड लोगे वो मिनिमम लोगे, मैक्सिमम लोगे, नॉर्मल लोगे, मिनिमम लोगे ना। अपने एक तरह से सेफ खेल के चलते हो आप लोग, सेफ साइड लेके चलते हो, ठीक है ना, कि आपको कोई बाद में कोई परेशानी ना हो। तो हम पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास कम से कम इतना स्पेस तो होना चाहिए, अगर बाय चांस सामान जल्दी भी आ जाए और डिमांड नहीं है, कम सामान क्या कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन हो रहा है, यूनिट कम लग रही है, तो मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, अगर जल्दी सामान आ जाए तो उस केस में मैं सारे सामान को स्टोर हाउस में कीप करके रख सकूं, मेरा सामान कोई बाहर ना रहे, वेस्टेज ना हो जाए सामान की, यस या नो। तो उस केस में कैसे निकाला, रीऑर्डर लेवल वही 75 है, इसमें क्या ऐड कर दोगे, इसमें आप ऐड कर दोगे रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि वो क्वांटिटी तो आपकी ऐड होने वाली है आपके स्टोर हाउस में, यस या नो। तो 75 पे आपने ऑर्डर किया, 200 300 आपने क्या किया, एक बार में क्वांटिटी प्लेस की, ठीक है, 300 का मैंने निकाला ना ईओक्यू, तो 300 क्वांटिटी आपने एक बार में प्लेस की। अब इसमें से कितना सामान क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो मैंने क्या लेके चलूंगी अपने सेफ साइड के लिए, मिनिमम लेवल लेके चलूंगी ना। तो क्या माइनस करूंगी, सिर्फ मिनिमम यूजेज, और क्या करूंगी, मिनिमम टाइम क्या करूंगी, उसमें से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। मिनिमम क्लियर हुआ ना, मिनिमम क्यों लिया, अगर मान लो आपकी बात रखते हुए मैं यहाँ पे मैक्सिमम ले भी लूं, लेकिन वो सामान मेरा कब आ जाए, मिनिमम टाइम में आ जाए, तो मेरे पास स्टोर हाउस में हो सकता है इतना स्पेस अवेलेबल ना हो, तो मैं सामान को कहाँ रखूंगी, वेस्टेज हो जाएगी मेरे सामान की, खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने आप को सेफ रख के ये लेके चलती हूँ, अगर बाई चांस वो कभी मिनिमम टाइम में आ भी जाए, तो इतना स्पेस तो अवेलेबल होना चाहिए कि सारा सामान मेरा स्टोर हाउस के अंदर चला जाए, वो वेस्टेज ना हो, बाहर तो खराब हो जाएगा वो। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो 75 प्लस 300 माइनस मिनिमम यूजेज, कितनी थी आपकी मिनिमम यूजेज क्वेश्चन के अंदर, आपकी मिनिमम यूजेज थी 7 की, और मिनिमम टाइम क्या था 3 का।
तो 7 मल्टीप्लाई 3, ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। तो आपका कितना हो 375 माइनस क्या कर दोगे इसमें से 21 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 254। तो कम से कम आपके स्टोर हाउस में इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए कि आपकी 254 यूनिट क्या हो सके वहां पे स्टोर हो सके। तो क्लियर हुआ कि हमने कैसे अपना मैक्सिमम लेवल निकाला। तो ये हमारे क्या थे, क्या मैक्सिमम लेवल कैसे निकालेंगे, मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे अपना, और रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस पूरे ईओक्यू के अंदर, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, हमने काफी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी की अपने टॉपिक की। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आ रही है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।